देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, लेकिन इस सबसे बड़े खतरे पर जश्न का जुनून हावी दिखाई देता है। यूपी के प्रयागराज समेत मथुरा में हजारों की तादाद में लोग जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतरे। तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप बार बार ये सवाल उठा रही हैं कि क्या हम इसी तरह कोरोना से लड़ेंगे। कौन कहता है कि कोरोना का डर है? कौन कहता है कोरोना का एहतियात है? कौन कहता है हमें कोरोना से बचना है? सावधानी कुल है, कोरोना फुल है। तस्वीरें पुराने प्रयागराज शहर की है। होली की मस्ती में सैकड़ों लोगों की भीड़ एक दूसरे से सटकर जश्न में डूबी है। इतने करीब लोग कि रोड से किसी का गुजरना भी मुश्किल है। अब जरा ये दो तस्वीरें देखिए। एक तरफ जश्न है तो दूसरी तरफ कोरोना से खराब होते हालात। उत्तर प्रदेश में लगातार केस बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रयागराज के पुराने शहर में मानो लोगों को कोरोना का ना तो डर है और ना ही वो कोई एहतियात बरतना चाहते हैं। भीड़ इस कदर जश्न में डूबी है कि यहाँ 2 गज की दूरी या मास्क की बात करना भी बेमानी है। ये उसी प्रयागराज शहर की तस्वीरें हैं जहाँ कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को सबसे ज्यादा प्रकोप वाले यूपी के शहरों में चौथे नंबर पर रहा था प्रयागराज। मंगलवार को 24 घंटे में 36 लोग यहाँ कोरोना संक्रमित हो गए। मैं इसको इस तरह से कहूंगा कि शायद कोविड तो अब समाप्त होना चाहता है, कोविड तो जाना चाहता है, लेकिन हम लोग को शायद कोविड से ज्यादा प्रेम हो गया, इसलिए हम लोग कोविड को जाने नहीं देना चाहते। अब जरा दिल्ली के करीबी शहर मथुरा का हाल देखिए। होली के अगले रोज मथुरा के बलदेव में देखिए, होली निकल गई लेकिन यहाँ होली का खुमार अब तक छाया है। जरा यूपी के सिर्फ मंगलवार के कोरोना के आंकड़ों पर नजर डाल लीजिए। 7 दिन में यूपी में दुगने हो गए हैं कोरोना केस। अब जरा फिर से इन तस्वीरों को देखिए। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि खतरा बढ़ रहा है। एक दिन में यूपी में 918 नए केस आए। 24 मार्च को यूपी में 5388 केस थे। मंगलवार यानी 30 मार्च को तादाद 9195 हो गई। यूपी में संकट लगातार बढ़ रहा है। कुंभ पर भी संकट के बादल छा रहे हैं। हरिद्वार से सटे एक आश्रम में 32 और ऋषिकेश के एक होटल में 83 मामले आ चुके हैं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। तो जो परिस्थितियां देश के अलग अलग राज्यों में बीते एक हफ्ते में दिखाई दी है वो आपने देखी। भीड़ इस वक्त डरा रही है, कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल हम लोगों पर भी उठता है कि क्या हम आगाह हैं, क्या हम कोरोना के खतरे को गंभीरता से ले रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये सवाल अगर 1 साल के बाद फिर से खड़ा उठा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर छूट रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। आपका परिचय उनसे करवा दें। डॉक्टर राजेश एम पारिक हमारे साथ आ गए हैं मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल से। डॉक्टर रवि मलिक जुड़ गए हैं हमारे साथ, आप सीएमडी हैं रेडिक्स हॉस्पिटल के। डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ जुड़ गए हैं फोर्टिस अस्पताल गुड़गांव से। और डॉक्टर अरविंद कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप चेयरमैन हैं मेदांता हॉस्पिटल से। शुरुआत में यहाँ पर डॉक्टर अरविंद कुमार आपके साथ करना चाहूंगी। देखिए, मैं 3 यहाँ पर तस्वीरें एक बार फिर अपने दर्शकों के लिए जिक्र जरूर करना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि आप लोगों को बताएं कि आखिर इस वक्त हो क्या रहा है। होली पर इलाहाबाद की एक तस्वीर हम देखते हैं जहां पर जबरदस्त भीड़ दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के बाजारों की परिस्थितियां हम देखते हैं। नांदेड़ में तो एक ऐसी घटना सामने आ जाती है जहां पर पुलिस के मना करने के बावजूद होला मोहल्ला और पूरी भीड़ तलवार लेकर निकल जाती है सड़कों पर। क्यों हम लापरवाह हो गए हैं? क्या 1 साल में लोगों का सब्र टूट गया है कोरोना से लड़ने को लेकर? मीनाक्षी जी, शो में इनवाइट करने के लिए आपका धन्यवाद और श्रोताओं को, दर्शकों को नमस्कार। देखिए, सच्चाई तो ये है कि हाँ, एक फैटीग फैक्टर जो हम बार बार शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं
वो हो गया है कि बड़े भी बच्चे भी 1 साल से ऊपर का समय हो गया है जो सब लोग एक मॉडिफाइड लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल पाते, मास्क लगाना है वगैरह वगैरह। ये सब अपना अपने में एक तरफ है कि हाँ ऐसा हुआ है, बट क्वेश्चन ये है कि जब कोई चॉइस वाली इलेक्टिव वाली चीज हो तब तो ठीक है, आपके पास चॉइस होती है कि आप करो या ना करो। यहां पर चॉइस वाली चीज नहीं है, यहां पर उन एहतियातों को न मानने का जो रिजल्ट है वो है जो हम इस समय पूरे देश में देख रहे हैं कि पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर न केवल शुरू हो चुकी है बल्कि वो रोज एक अपवर्ड ट्रेंड को मेंटेन कर रही है, जो अभी भी किसी भी राज्य में फ्लैट भी नहीं हुआ है। हर राज्य में रोज संख्या बढ़ती जा रही है और रोज एक नया शहर, नया राज्य ऐड हो रहा है। तो जो हमारी लापरवाही चाहे वो किसी भी कारण से है, उसका हम सबको एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है और पड़ेगी दूसरों को जो ये लापरवाही करते रहेंगे। तो ये बार बार एज ए डॉक्टर हमने कहा है, सभी टीवी चैनल्स ये बता रहे हैं कि सावधानी की जरूरत है। अब उसके बावजूद भी अगर लोग नहीं मान रहे हैं तो मेरे हिसाब से सख्त कदम उठा करके लोगों को ऐसा करने से रोकना ये सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो स्थिति इतनी विस्फोटक हो जाएगी कि वो सबको उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और ये कलेक्टिव जिम्मेदारी है जो हम सबको समझनी होगी, गंभीरता से लेनी होगी। मैं आपका रुख यहाँ पर डॉक्टर पारिक अब करना चाहूंगी। देखिए मेरे पास इस वक्त आंकड़े मौजूद हैं, 50,000 का एवरेज है डेली बेसिस पर केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, और कोविड को लेकर पूरे देश भर में 10 जिले जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, उनमें से 8 जिले अकेले महाराष्ट्र के हैं। हम लगातार स्क्रीन पर मुंबई के आंकड़े भी इस वक्त दिखा रहे थे अब से कुछ देर पहले कि कैसे ये बढ़ रहे हैं। मुंबई, नागपुर, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, नांदेड़, अहमदनगर, 8 जिले जहां पर पूरे देश भर में जो इस वक्त टॉप पे दिखाई देते हैं। कहां पर चूक हो रही है? और दूसरा सवाल मेरा लोगों की साइकी को लेकर भी है, क्या हमने ये मान लिया है कि कोविड अब उतना गंभीर नहीं है या उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा? देखिए मीनाक्षी जी, क्या हो रहा है कि हम आंकड़ों को बाद में देखते हैं। इन आंकड़े के बारे में हमको 1 साल से ज्यादा से जानकारी थी। जो मैथमेटिकल मॉडल थे उन्होंने गए जनवरी में ऐसे ही आंकड़े सब दिखाए थे कि ये इस तरह से बढ़ेगा, फिर दूसरी लहर आ जाएगी। जब कोरोना पे किताब लिखी थी गए फरवरी में गए साल, तब हमने उसमें लिखा था कि 2 लहरें आ सकती है और ये हो सकता है। दिसंबर में मैंने एक पॉलिसी पेपर लिखा था कि 3-4 महीने में दूसरी लहर आ जाएगी और उसको अगर हमको सही करना है तो हमको कुछ कदम लेने पड़ेंगे पहले से। लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि हम जो डेटा है उसकी तरफ देख नहीं रहे हैं। हम जो अच्छा लगे लोगों को, जो इंग्लिश में हम एक्सपीडियंसी कहते हैं, जो राजनीति के लिए अच्छा रहता है उस दिन के लिए, उस पे ज्यादा ध्यान है। और जो साइंटिस्ट लोग हैं जो बात कर रहे हैं 1 साल से ज्यादा कि ये ऐसे हो सकता है, इसको कम करना है, बंद करना है तो ये कदम ले सकते हैं। एक उदाहरण में दे सकता हूं आपको कि 4-5 महीने पहले सीरो प्रेवलेंस का अच्छा डेटा आ गया था। वो डेटा से ये पता चला था कि किधर एंटीबॉडीज ज्यादा है और किस एरिया में एंटीबॉडीज कम है। तो हमारे पॉलिसी पेपर में हमने लिखा था कि सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि उम्र की तरफ कि चलो अभी 65 के ऊपर, फिर 50 के ऊपर, फिर 40 के ऊपर, ये तो देखना जरूरी है, लेकिन इससे साथ ये देखना चाहिए कि कौन से एरिया में सीरो प्रेवलेंस कम है और उधर सबको वैक्सीनेट जल्दी करना चाहिए। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि आंकड़े तो बढ़ रहे हैं लेकिन हम देख रहे हैं कि ये नई जगह में बढ़ रही है। बंबई में भी जो एरियाज में पहले ज्यादा नहीं था, जैसे साउथ बॉम्बे, वहां बढ़ रहा है। आपने जिक्र किया कि ये नए इलाकों में भी फैल रहा है, और लेकिन सवाल ये भी कि जो तेजी हमें दिखाई दे रही है, डॉक्टर रवि मैं आपको यहाँ चर्चा में जोड़ना चाहूंगी। दिल्ली में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके पास जिस तरह से लोगों का फीडबैक आ रहा है या ओवरऑल जो परिस्थितियां आप देख रहे हैं, क्या आपको ये लग रहा है कि अभी भी हमने वो दूसरी लहर का पीक हासिल नहीं किया, और पीक जो होगा वो वर्तमान परिस्थितियों से भी ज्यादा खतरनाक होगा? क्योंकि अभी जो आंकड़े आ रहे हैं वो सितंबर 2020 से भी ज्यादा हैं।
आपको मीनाक्षी जी बताना चाहूंगा कि इस वक्त की जो स्थिति है वो डेफिनेटली चिंताजनक है, गंभीर है, लेकिन ये भयानक रूप भी इख्तियार कर सकती है अगर लोग सावधानी नहीं बरतेंगे। मैं ये नहीं मानता कि लोग फंस गए हैं, लोगों को हम एक्सक्यूज दें। लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, स्पीकर ने कहा लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है और यही समय है मोमेंटम बनाने का। और इसमें करना क्या है, कोई लंबा चौड़ा काम तो करना ही नहीं है, आपने प्रॉपर मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, थोड़ी सी हैंड हाइजीन फॉलो करनी है। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको बड़ी मेहनत मुशक्कत का काम दे दिया जो आप नहीं कर सकते हैं। घर से निकलने से पहले सोचिए वाकई बाहर जाने की जरूरत है कि नहीं। किसी भी कम्युनिटी गैदरिंग में ये प्रिज्यूम कीजिए कि सामने वाले को कोरोना है और उसकी जो मुझे प्रिकॉशन लेनी है वो लेनी चाहिए। देखिए ये एक भयानक रूप इख्तियार कर सकती है। ये प्रिडिक्शन जो है ये आज की नहीं है, ये तो 1918 में जब पैंडेमिक आया था वो भी 4 बार आया था, वो हमें मालूम है लहरों में आएगा। जब साधन संपन्न देशों में यूके यूएसए में सेकंड लहर आ सकती है तो हमारी इधर कितनी आएगी। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आज से 10 साल पहले 23,000 केस हो रहे थे हिंदुस्तान के, लेकिन अगर पिछले 24 घंटे में देखें तो 53,000 हुए हैं और 2 दिन पहले तो 68,000 केस हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 324 लोगों की मृत्यु हो गई है। एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अभी मुझे नहीं पता लोग किस कॉन्फिडेंस में है, अभी तक तो सिर्फ 6 करोड़ वैक्सीन दी है 138 करोड़ के देश में, जिसमें से 2 डोज केवल 89 लाख को दी है। अभी 2 डोज तो अभी 1 करोड़ लोगों को भी नहीं लगी है, 6 करोड़ लोगों को तो अभी फर्स्ट डोज लगी है, 5 करोड़ लोगों को। हम पता नहीं किस ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि पीडियाट्रिशियन में आपको बता दूं हमारे बच्चे अभी वल्नरेबल हैं। हमारे बच्चों की अभी वैक्सीन आने में 5-6 महीने कम से कम लगेंगे, ट्रायल्स होंगे, फिर वैक्सीन को वो मिलेगी, सैंक्शन मिलेगा, तब कहीं जाके वो वैक्सीन आएगी। मुझे नहीं समझ आ रहा, हमें अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए ये ध्यान रखना चाहिए। अब मैं भी हॉस्पिटल चलाता हूँ जहाँ पर हम वैक्सीनेशन दे रहे हैं, सरकार ने वैक्सीनेशन काफी तेज कर दिया और कल से 45 साल के ऊपर वाले भी सब वैक्सीनेट हो सकते हैं। लेकिन अब देखिए तो ये आपने जो एक पॉइंट डॉक्टर साहब यहाँ बोली है कि ना जाने किस किस्म का आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस लोगों में आ गया कि कोरोना नहीं होगा, और उसकी सबसे बड़े उदाहरण के तौर पर ये भीड़ दिखाई दे रही है जो इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चाहे ये बाजारों की भीड़ हो, चाहे ये त्योहारों पर उमड़ने वाली भीड़ हो, चाहे जो लोग धार्मिक स्थानों पर जा रहे हैं या जो सामाजिक कार्यक्रम हो रहे हैं, और इन सामाजिक कार्यक्रमों में मैं तो पॉलिटिकल प्रोग्राम्स भी जोड़ रही हूँ, चाहे चुनावी रैलियां ही क्यों ना हो, वहां पर जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, हम किस दिशा में जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। डॉक्टर भार्गव, मैं आपका भी इस पर एक कॉमेंट चाहूंगी, क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि हमको कोरोना नहीं हो सकता? हम होली के लिए सड़कों पर निकल देते हैं, हम धार्मिक स्थानों पर निकल देते हैं। मीनाक्षी जी धन्यवाद फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सबसे बड़ी बात है, हम पॉलिटिशियंस को मिमिक करते हैं। जिस प्रकार की इस समय रैलियां असम में हो रही हैं, वेस्ट बंगाल में हो रही हैं, केरला में हो रही हैं, तमिलनाडु में हो रही हैं, उसी का उदाहरण आजकल लोग सड़कों पे देते हैं कि जब इतनी रैलियों में, और किसान आंदोलन आज भी चल रहा है 3 महीने से, तो लोग उदाहरण देते हैं कि जब इनको नहीं हो रहा तो हमें क्यों होगा। देखिए एक इतनी बड़ी उदासीनता क्यों है, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल वर्ग बात नहीं कर रहा। आप इसमें वर्ल्ड लीडर्स की बात देखिए, जो बाइडेन रोज न्यूयॉर्क टाइम्स में बोलते हैं कि कोरोना से बचना है, कोरोना के बचाव के लिए क्या क्या तरीके होने चाहिए। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से शायद इलेक्शन मोड में है, जिसकी वजह से कोरोना कहीं ना कहीं उसके पीछे छुप गया है। तो जो आप होली का सम्मेलन दिखा रही हैं और आप प्रयागराज में दिखा रही है या कुंभ में दिखा रही है, क्या ये क्यूमुलेटिव एफर्ट हम लोगों का नहीं है कि हम लोगों को, पॉलिटिशियंस को, जिसको पब्लिक फॉलो करती है, उनको बोलना चाहिए कि आपको संयम बरतना आवश्यक है। दूसरी चीज जो वैक्सीनेशन की बात है, इस समय कोरोना कहीं नहीं जाएगा मीनाक्षी जी, ये देशवासियों को समझना चाहिए। कोरोना आपके साथ 20 साल रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप एक दिन सुबह उठेंगे और कोरोना गायब हो जाएगा। आपको चाहिए एक सुदृढ़ वैक्सीन और वैक्सीनेशन। आज जो हम कोविशील्ड और कोवैक्सीन की बात कर रहे हैं वो 60 से 70% सिर्फ इफेक्टिव है, जबकि फाइजर की और मॉडर्ना की वैक्सीन 90% 2 डोज के बाद और 80% 1 डोज के बाद। अगर हम पिछले 4 से 6 हफ्ते का डेटा देखें यूएस का, 90% की गिरावट है। उनका ग्राफ सीधे नीचे 90 डिग्री से ड्रॉप कर रहा है। हमारा ड्रॉप क्यों नहीं कर रहा? इस समय कोरोना के साथ में संयम बरतना जरूरी है, पर संयम बरतने के साथ में पॉलिटिकल विल होना जरूरी है। और तीसरी, वैक्सीनेशन की गति जो है वो 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख
1 करोड़ 2 करोड़ रोज होनी चाहिए। हमारे संवाददाता कई अलग अलग हिस्सों में पहुंचे और देखिए उन्होंने वहां पर क्या देखा। कोरोना अपनी गिरफ्त को मजबूत करता जा रहा है। दूसरी लहर चल रही है, लेकिन दिल्ली की गाजीपुर मंडी में आपको इसकी जरा भी फिक्र नहीं दिखेगी। रोज की तरह ही भीड़ है। दिल्ली में केस लगातार बढ़ रहे हैं। जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 992 नए केस सामने आए। कुल 5,784 बेड हैं। इनमें 1,584 भर चुके हैं और एक्टिव केस 7,429 हो चुके हैं। दिल्ली के भीड़ वाले इलाके सुपर स्प्रेडर बन गए हैं। फरवरी के महीने में कोरोना के 4,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे। वहीं मार्च के महीने में ये आंकड़ा 5 गुना बढ़ गया और दिल्ली में 20,000 से ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज हुए। अब इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लापरवाही का आलम क्या है। और हैरानी की बात यह भी है कि सरकार और एजेंसियों ने जिन सख्तियों को लागू करने का ऐलान किया है वो जमीन पर बेहद कम नजर आती हैं। दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि हालात काबू में है। दिल्ली के अंदर हमने टेस्टिंग को बहुत बढ़ा दिया है। होली के और संडे की वजह से थोड़ा कम था 2 दिन, परंतु आज से हम 80,000 से ज़्यादा टेस्ट डेली करेंगे और लोगों को आइसोलेट भी किया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि जो भी पॉजिटिव है तो घरों में रखा जाएगा। उनके 30-30 कॉन्टैक्ट्स को भी ढूंढा जा रहा है ताकि इसको आगे फैलने से रोका जा सके। अब जरा बिहार का रुख करते हैं। देखिए कैसे स्टेशन पर लोग बिना मास्क के बैठे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। बिहार में कोरोना एक बार फिर से अपने पैर पसार रहा है और किस तरीके से हालात गंभीर होते जा रहे हैं इसकी तस्वीर दिखाने के लिए इस वक्त हम पटना रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में लोग जो हैं लगातार स्टेशन पहुँच रहे हैं, पटना आ रहे हैं और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। कई लोगों ने जो है वो मास्क तक नहीं जो है वो पहना हुआ है और इससे जो है होली के दौरान जब भी हमने देखा पिछले कुछ दिनों से लगातार बाहर दूसरे प्रदेशों से लोग आ रहे थे, उसके वजह से बिहार में भी जो माना जा रहा है कि कोरोना के जो संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या में जो है जबरदस्त जो है वो बढ़ोतरी हुई। बिहार में 2 दिन में कोरोना केस बढ़े हैं। रविवार को 351 पॉजिटिव केस आए, सोमवार को 239 और मंगलवार को 74 केस आए। मध्य प्रदेश में भी लापरवाही दिख रही है। सड़कों पर गाड़ियों की रेलम पेल है। लोग बिना मास्क के गुजर रहे हैं। पुलिस को उनको रोककर हिदायत देनी पड़ रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में 24 घंटों के दौरान कुल 2173 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 10 लोगों की इससे मौत हुई है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वो यही है कि लोग ये देखिए अभी भी बिना मास्क पहने बाहर निकल रहे हैं। पुलिसकर्मी सबसे बात भी कर रहे हैं और उन्हें टोक भी रहे हैं बिना मास्क बाहर निकलने पे, क्योंकि मध्य प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पे मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। सरकार का अंदाजा है कि मध्य प्रदेश में यही हाल रहा तो 25 अप्रैल को 56,897 केस होंगे। फिलहाल एक्टिव केस 15,150 हैं। चंडीगढ़ की सब्जी मंडी में भी भीड़ भाड़ दिखी और लोग बिना मास्क के दिखे, जबकि पंजाब टॉप के 5 राज्यों में शुमार है जहां कोरोना केस सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। पंजाब में पिछले 48 घंटों में 5,000 से ज्यादा कोरोना के रोगी मिले हैं। 164 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में हम मौजूद हैं और जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं इस सेक्टर में भी कई जगह पर कैंटोनमेंट जोन बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ी है, पुलिस भी मौजूद है, लेकिन कोरोना से लोग कितने बेखबर हैं इसका अंदाजा भी आप कम से कम यहाँ पर लगा सकते हैं कि लोगों ने चेहरे पर मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये देखिए, जब कैमरा जाता है तो लोग मास्क लगाने की कोशिश करते हैं। हर राज्य में कम या तेज रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कोई राज्य इस बढ़त से अछूता नहीं है। दबे पांव बढ़ता कोरोना कभी भी अचानक
बड़े खतरे में तब्दील हो सकता है। लेकिन हाल फिलहाल इसकी फिक्र नजर नहीं आती। लखनऊ से समर्थ, पटना से रोहित कुमार सिंह, चंडीगढ़ से सतेंद्र, भोपाल से रवीश पाल सिंह, दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। तो लोगों की लापरवाही किस तरह से कोरोना के संकट को लेकर भारी पड़ सकती है, इस पर हमने खास मेहमानों के साथ बात की। लेकिन अब बात करते हैं महाराष्ट्र की परिस्थितियों की, क्योंकि जो कुल आंकड़े हैं देश भर में, महाराष्ट्र का उसमें 70% योगदान है। बीएमसी ने भी साफ कह दिया है कि दूसरी लहर महाराष्ट्र में शुरू हो चुकी है। और देखिए केस में भी जो केसेस महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं उनमें लगातार इजाफा हो रहा है। संकट मुंबई में बरकरार है। 600 से ज्यादा इमारतों को कोरोना केसेस की वजह से सील किया जा चुका है। मुंबई की ये तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर देश के आधे कोरोना केस महाराष्ट्र में ही क्यों आ रहे हैं और हर 10वां कोरोना मरीज मुंबई का क्यों है। भले ही महाराष्ट्र में कोरोना के केस कुछ कम हुए हैं, लेकिन अब भी हजारों की तादाद में केस आना बता रहा है कि संकट टला नहीं है। मंगलवार को महाराष्ट्र में 27,918 नए केस आए और 139 लोगों की मौत हो गई। मृत्यु दर 2% के करीब जा चुकी है। एक्टिव केस की संख्या भी 3,40,000 से ज्यादा हो चुकी है। अब जरा देश के मुकाबले महाराष्ट्र का हाल देख लीजिए। खतरा कितना बड़ा है खुद ब खुद साफ हो जाएगा। देश में मंगलवार यानी 30 मार्च को 53,480 केस आए। इनमें महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 27,918 थी। देश में 354 मौत हुई, जिनमें से महाराष्ट्र में 139 हुई। राज्य में केस कुछ कम भले ही हुए हों, लेकिन मुंबई में खतरा लगातार बढ़ रहा है। मुंबई में कोरोना के नए केस 4,758 रहे, जबकि 10 लोगों ने दम तोड़ दिया। मुंबई में अब तक 600 इमारतों को कंटेनमेंट जोन के रूप में सील किया जा चुका है। निश्चित रूप से महाराष्ट्र में भी बड़े पैमाने पर लोग कोरोना से बाधित हो रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से चुस्त है कि लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराने का इंतजाम किया जाए। ऑक्सीजन बेड हो, आईसीयू यूनिट हो, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। वैक्सीनेशन पर अब सारा जोर है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर इकबाल सिंह ने भी टीका लगवाया। Sir has made it time and again very clear that the government doesn't want lockdown at all. It is the people, it is a respected citizen of Mumbai who has to decide what they want. So the ball is in the court of the citizens that how they will behave, how responsibly they will behave. महाराष्ट्र पर संकट लगातार गहरा रहा है। सरकार लॉकडाउन पर भी गंभीरता से विचार कर रही है और सीएम उद्धव बार-बार इसकी चेतावनी दे चुके हैं। मुस्तफा शेख और विद्या के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। तो सभी खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पारिक, मैं आपका यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। देखिए, बीएमसी के कमिश्नर ने तो सीधे गेंद जो है वो महाराष्ट्र की जनता के पाले में डाल दी है। 23% है साप्ताहिक एवरेज, जिस तेजी के साथ केसेस महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं कि लोग अगर आगाह नहीं हुए तो लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। लेकिन क्या लॉकडाउन सोल्यूशन है सेकेंड वेव को देखते हुए? देखिए मीनाक्षी जी, हम लोग हमेशा बोल रहे थे कि लॉकडाउन एक टेम्पररी सोल्यूशन है, वो बिल्कुल परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। लेकिन आप इतने आश्चर्य से इस प्रोग्राम में और पहले प्रोग्राम में पूछ रहे हैं कि लोग क्यों इतना बेपरवाह है, लोगों में ये आत्मविश्वास कहां से आ रहा है। तो इसका जवाब बर्ट्रैंड रसल, मैथमेटिशियन और फिलोसोफर जो है थे, उन्होंने 100 साल पहले लिखा था। और उन्होंने ये लिखा था कि दुनिया की बहुत बड़ी समस्या यह है कि जो लोग मूर्ख है, कट्टर है, उनमें वो अपने आप पर हमेशा निश्चिंत रहते हैं, उनमें हमेशा आत्मविश्वास रहता है। लेकिन जो समझदार लोग हैं उनमें ज्यादा संदेह रहता है, उनमें अनसर्टेनिटी रहती है। आप देखिए, ये गए साल से जब डॉक्टर बात करते हैं, साइंटिस्ट बात करते हैं, तो हम संभावना की बात करते हैं कि ये 80% हो सकता है, ये 90% हो सकता है। और जब पॉलिटिशियंस बात करते हैं तो वो पूरे आत्मविश्वास से हमको कहते हैं कि ऐसे जरूर होने वाला है, ये खत्म होने वाला है, सब ठीक होने वाला है। और हम क्या देख रहे हैं एक साल से?
जो लोग संदेह से बोल रहे हैं, जो संभवता की बात कर रहे हैं, उनका बिल्कुल सब सही आया है, और जो पॉलिटिशियन बोल रहा है वो अभी उल्टा हो रहा है। तो ये जो दूसरी लहर आ रही थी, जैसे मैं आपको बता रहा था, हम लोग 1 साल से बोल रहे हैं कि आने वाली है। दिसंबर में मैंने लिखा था ये आने वाली है, तो अभी हम बोल रहे हैं हाँ आ गई है, अभी देखेंगे आगे क्या होगा। तो हमको क्या करना चाहिए कि अभी जिनके पास डेटा है, जो हमारे साइंटिस्ट है, वो ज्यादा जोर जोर से चिल्लाते नहीं है, जो हमको डेटा दिखा रहे हैं उनका जरा सुनना चाहिए। अगर हम उनका सुनेंगे तो इसमें सॉल्यूशन है, लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपके पास 1 मिनट होगा तो मैं आपको एक ग्राफ दिखा सकता हूं जिससे हमको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। नहीं होगा तो बाद में देख सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं एक रिएक्शन यहाँ पर जो है डॉक्टर भार्गव से भी ले लेती हूँ सर। मैं उसके बाद फिर ये ग्राफ वाली बात पर आती हूँ, आंकड़े जो बढ़ रहे हैं। डॉक्टर भार्गव, वैक्सीनेशन को लेकर हम सबको ऐसा लगने लगा कि दवाई आ गई, यानी हमारे सामने एक हल इस वक्त उपलब्ध है। और शायद कहीं ना कहीं लापरवाही की जड़ में एक वजह यह भी है, लेकिन पूरे देश की जनसंख्या में वैक्सीन तो अभी 6 करोड़ लोगों को ही लगा है। 6 करोड़ का ये डेटा, और उसमें भी अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है। क्या ये किसी तरह का कवर अभी तक हमें दे पा रहा है? और वैक्सीनेशन को लेकर जो लोगों के मन में सवाल है, मैं चाहूंगी उस पर आप थोड़ा रोशनी डालें। नेशनली 16 जनवरी से जब से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम लॉन्च किया गया, शायद उसकी सुगबुगाहट से और उसकी खुशबू से ही लोगों ने सोचा कि हमने कोरोना को हरा दिया। पर हम तथ्य की बात करें, जैसे हमारे पैनलिस्ट ने कहा, साइंस की बात करें, तो पहले टीके के बाद जो दूसरा टीका लगता है, 6 हफ्ते जिसका टाइम पीरियड निर्धारित किया गया है, 4 से 6 हफ्ते और 8 हफ्ते बढ़ाया गया है, उसके भी 15 दिन के बाद वैक्सीनेशन प्रोटेक्शन देता है, और वो भी 60 से 70% में रियल वर्ल्ड डेटा दिखाता है, क्योंकि कोविशील्ड और कोवैक्सीन हमारे पास इस समय उपलब्ध है। इसका मतलब 100 में से वो 20%, 30% लोगों को कोविड होगा, पर उसकी तीव्रता कम होगी, ऐसा डेटा दिखाता है। इसका ये मतलब है कि कोविड होगा, कोविड कहीं जाएगा नहीं। जब हम फाइजर की वैक्सीन और मॉडर्ना की वैक्सीन देते हैं, तो वो बोलता है कि पहली डोज के बाद 80% लोगों को कोरोना से प्रोटेक्शन मिलता है। तो लोगों को ये समझना जरूरी है। अब आंकड़े देखिए, 6 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो गया, उसमें से सिर्फ 90 लाख लोगों को ही 1-2 डोजेस पूरी लगी है। इसका मतलब सोचिए कितने कम लोगों को 2 डोजेस लगी हैं, और 6 करोड़ लोगों को अभी और लगनी जरूरी है। और 135 करोड़ जनसंख्या है, उसमें प्रेग्नेंट फीमेल हटा दीजिए, 18 साल से नीचे लगा दीजिए, तब भी 70-80 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगनी है। तो कितना समय लगेगा? आपको वैक्सीनेशन बढ़ाना आवश्यक है, इसका संदेह ना करिए। और जिस प्रकार से सरकार चरणबद्ध तरीके से खोल रही है, हमको अब वैक्सीनेशन खोल देनी चाहिए सबके लिए। वैक्सीनेशन को लेकर जो हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इस वक्त पैनल पर, मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने लोग इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो जरूर इसे गंभीरता से लें। और डॉक्टर रवि, आप देखिए, जब ये हम चर्चाएं कर रहे हैं, बेशक हिंदुस्तान उन देशों में से एक है जहां केसेस तो बड़ी संख्या में आए, लेकिन उसके बावजूद जो यहां पर मोर्टेलिटी रेट था या मरने वालों की संख्या थी, वो बाकी दुनिया के मुकाबले कम थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस बात को गंभीरता से ना लें कि अभी आने वाला वक्त भी चैलेंजिंग है। और खास तौर पर एल्डरली लोग, जो सीनियर सिटीजन है, जिनकी उम्र ज्यादा है या जो पहले से किसी ना किसी तरह की बीमारी से ग्रसित है, उनके लिए ये समस्या सबसे ज्यादा है। देखिए, हमें बिल्कुल भी ये कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए। ठीक है, हमारा मोर्टेलिटी रेट वेस्टर्न वर्ल्ड से थोड़ा कम जरूर रहा है, लेकिन अब रियलिटी तो ये है कि 1,60,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं हो सकता। मैं चाहूंगी सर हम इस पर जरूर फोकस करें कि इट्स जस्ट नॉट अ नंबर। लोगों ने अपनों को खोया है, और आप देखिए, हम सबने अपने किसी न किसी रिश्तेदार को, 1,60,000 बहुत बड़ा नंबर है, और आज भी 354 लोगों की मृत्यु क्यों हो। और अब हम वैक्सीन के आंकड़ों के ऊपर आते हैं। जैसे कि मैंने बताया, हम अपने हॉस्पिटल में वैक्सीन दे रहे हैं, लेकिन वैक्सीन के अगर देखें, 2.5 महीने के अंदर केवल 6 करोड़ वैक्सीन लगी है। अगर हम इस स्पीड से वैक्सीन लगाएंगे तो आप ये समझ लो कि 138 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने में हमें सालों साल लग जाएंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि वैक्सीन को बिल्कुल खोल देना चाहिए, उसकी स्पीड बढ़ानी चाहिए। दूसरे प्लेयर्स को भी, ये 2 कंपनीज तो है ही हैं, 2, 4, 5 कंपनीज और भी आती हैं, उनको भी हमें ले आना चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमारे पास में बिल्कुल विकल्प नहीं है कि हम लोग किसी भी किस्म का लॉकडाउन कराएं, क्योंकि इकोनॉमी ब्लो हम ले नहीं पाएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे ऊपर कंपल्शन हो तो बात अलग है, हमें लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सरकार को टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए। 70,000 टेस्टिंग अभी हो रही है डेली के हिसाब से, उसको और बढ़ाना चाहिए हमारे
को आइसोलेशन और क्वारंटीन में लोगों को भेजना चाहिए, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो भी पॉजिटिव है। और सबसे बड़ी चीज है हेल्थ जो है, ये केवल स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, ये पर्सनल प्रोटेक्शन का सब्जेक्ट है। इट इज अ मैटर ऑफ इंक्वायरी। हम लोगों को कहीं पर भी कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। और दूसरी चीज है कि जिसको भी जहां पर प्रिविलेज मिले वो अपनी वैक्सीन जरूर लगवा ले, क्योंकि वैक्सीन के बाद में ठीक है 70% प्रोटेक्शन रेट है, लेकिन 30% ही अगर आपको कोविड होगा और आपको वैक्सीन लगी हुई है तो आपकी मृत्यु नहीं होगी, वो इतना ज्यादा सीरियस नहीं होगा। तो मैं समझता हूं कि सरकार को वैक्सीन खोलनी चाहिए और बढ़ानी चाहिए, टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए। और बिल्कुल सर, जो एक बहुत अच्छी बात आपने कही, मैं उसे 40 साल से नहीं, अब तो 18 साल से ऊपर खोल देना चाहिए। समय अब ऐसा आ चुका है जिसमें जो हमारे साथ जो डॉक्टर्स का पैनल है, मेडिकल एक्सपर्ट्स का पैनल है, वो खुले दिल से ये बात कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन का ये दायरा हमें बड़ी आबादी को उसके भीतर लाना होगा। लेकिन एक बहुत अच्छी बात जो डॉक्टर रवि ने यहाँ पर की, उन्होंने ये कहा कि लॉकडाउन की तरफ हमें नहीं पहुंचना है, वो हालात हमें नहीं खड़े करने हैं कि लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा हो, और इसके लिए हम सभी को एक साथ आना होगा, ज्यादा सीरियस होना होगा। डॉक्टर पारिक, आप एक ग्राफ का जिक्र कर रहे थे जो थोड़ा सा व्यूअर्स को और समझने में हेल्प करेगा कि हम अभी कहां खड़े हैं और कहां हमें नहीं पहुंचना है। जी, ये ग्राफ बिल्कुल ठीक समय पे आ रहा है, क्योंकि आप वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे। ये डेटा जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो गए हफ्ते का डेटा है, और ये इस हफ्ते का डेटा आज शाम तक आ जाएगा। देखिए आप वैक्सीनेशन कितने प्रतिशत लोगों को मिला है वो देखिए। यूके और यूएस ने काफी बहुत गलतियां की थी पहले, लेकिन अभी उनका वैक्सीनेशन ठीक हुआ है। गए हफ्ते यूके का 45% लोगों को वैक्सीनेशन मिला था पहला डोज, अभी वो 80% के ऊपर गया है इस हफ्ते में। और वैसे यूएस, जर्मनी, फ्रांस के नंबर्स ऊपर जा रहे हैं। लेकिन इंडिया में आप बोल रहे थे जो 6 करोड़ लोगों को पहला डोज मिला है, तो वो गए हफ्ते 3.5% था, और इस हफ्ते में अभी 5% तक गया है। तो हमारा ग्राफ बहुत ही धीरे जा रहा है, लेकिन म्यूटेशन का ग्राफ, इन्फेक्शन का ग्राफ बहुत जल्दी बढ़ रहा है। तो जो हम सब लोग बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जितना हम लोग के वैक्सीनेशन को खोल सकेंगे वो अच्छा रहेगा। नहीं तो क्या हो सकता है मीनाक्षी जी, इजराइल ने अभी करीब 100% लोगों को वैक्सीनेशन दिया है, लेकिन 1 महीने पहले जो दूसरी लहर बढ़ रही थी उसने वैक्सीनेशन को रोक दिया था। तो अगर ये लहर बढ़ती जाएगी तो वैक्सीनेशन साइट पे जिधर लोग इकट्ठा होते हैं वहीं वायरस फैल सकता है। तो हमारी वैक्सीनेशन का ग्राफ वायरस के ग्राफ से जल्दी चलना चाहिए। इसी नोट पर इस बातचीत को, इस चर्चा को मैं यहां विराम देना चाहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।